Hello and welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll be doing the last chapter of perspective, which is individual differences. The chapter is quite big, so we'll be doing it in two parts. Today we'll do the first part of the chapter. So let us begin. Individual differences. Individual differences refers to the distinct variation that exists between people in terms of their character, behavior and psychological process. Individual differences होता है क्या है? इसका मेन मतलब ये है कि हर इंसान अलग होता है, सबके कैरेक्टर, बिहेवियर, साइकोलॉजिकल प्रोसेस सबका पूरी तरह से अलग होता है. कोई एक चीज़ को एक तरीके से देखता है तो दूसरा दूसरे तरीके से देखता है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ ट्रेट्स. किस किस चीज़ों से पता चलता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है? एक है पर्सनैलिटी. तो पर्सनैलिटी में कितनी चीज़ें आती हैं? ओपननेस आता है, कॉन्शियसनेस आता है, एक्सट्रोवर्जन आता है, अग्रीबलनेस आता है, फिर न्यूरोटिज्म आता है. तो कितना कुछ आता है. सिर्फ ये नहीं, छोटे मोटे कोई हम्बल होता है, कोई नहीं होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है. तो ये सब हमारे पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं. तो अलग अलग पर्सनैलिटी होता है लोगों का. इंटेलिजेंस लेवल अगेन सबका अलग होता है, सबका कॉग्निटिव एबिलिटी अलग होता है. कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई किसी का इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बहुत कम होता है. लर्निंग स्टाइल सबका अलग होता है. कोई जल्दी प्रोसेस कर लेता है, कोई बहुत ही किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है विजुअलाइजेशन की और अलग अलग प्रोसेस की. तो लर्निंग स्टाइल सबका अलग होता है. मोटिवेशन सबका अलग होता है. सम इंडिविजुअल्स में भी मोटिवेटेड बाय इंट्रिंसिक फैक्टर्स, जैसे पर्सनल सेटिस्फैक्शन से वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं, बट किसी किसी को रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है. फिर होता है वैल्यूज़ एंड बिलीव्स. डिफरेंसेस इन द इंपॉर्टेंस प्लेस्ड ऑन सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ सच एज सोशल रिलेशनशिप, रिलीजन और अचीवमेंट. इसमें भी सबके अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं. इमोशनल रेगुलेशन सबका अलग होता है. कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव होता है, कोई कोई नहीं होता है, कोई कोई कंट्रोल कर लेता है. कल्चरल बैकग्राउंड सबके अलग होते हैं. उनके ट्रेडिशन, लैंग्वेज, उनका बिहेवियर, एटीट्यूड, वैल्यूज़, ये सब अलग होते हैं. फिर है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस. किसी किसी के फिजिकल डिफरेंसेस एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस उनके जेनेटिक्स की वजह से होता है, हेल्थ कंडीशन की वजह से होता है, ब्रेन स्ट्रक्चर की वजह से होता है. हाँ, तो ये सब जो मैं भी डिस्कस कर रही हूँ, ये है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस किस चीज़ों के या किस किस एस्पेक्ट्स पर होता है. सोशल स्किल में होता है वेरिएशंस इन हाउ इंडिविजुअल इंटरैक्ट विद अदर्स, इंक्लूडिंग देयर कम्युनिकेशन स्टाइल, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू फॉर्म एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स. ये भी सबका अलग होता है. फिर है एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. पर्सनैलिटी डिफरेंसेस अभी जो हमने डिस्कस किया, जो ट्रेट्स में आ गया था. पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, पर्सनैलिटी जो होता है वो होता है कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन अनदर. अब कितने टाइप के पर्सनैलिटीज़ होते हैं. कोई कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई कोई इंट्रोवर्ट होता है. एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो बहुत खुलेआम बोलता है, खुला होता है, सोशल होता है. इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो बहुत ही सॉलिट्यूड को प्रेफर करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं. ओपननेस, कोई बहुत ओपन होता है, कोई बहुत ज़्यादा चुप रहता है, बहुत रूटीन होता है, बहुत ही हर चीज़ों को वो एक्सप्रेस नहीं करता है. कोई कोई बहुत ही रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं और कोई कोई बहुत ही केयरलेस होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं. तो इस तरीके से अलग अलग पर्सनैलिटी होती है लोगों की. फिर है कॉग्निटिव डिफरेंस, जिसमें इंटेलिजेंस आ जाता है. सबका आईक्यू लेवल अलग होता है, लर्निंग स्टाइल अलग होता है. कोई रीडिंग राइटिंग को प्रेफर करता है, कोई विजुअल को प्रेफर करता है. अटेंशन एंड मेमोरी सबका अलग होता है. हर बच्चा जैसा हमने देखा है सेम पढ़ाई नहीं करता है, कोई स्लो होता है, कोई फास्ट होता है. तो उनकी मेमोरी और अटेंशन भी डिफर करती है. इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिफरेंस में आता है इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परसीव, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड रेगुलेट देयर ओन इमोशन. अपना इमोशन कैसे वो रेगुलेट करते हैं. ठीक है. फिर किसी किसी का इमोशनल स्टेबिलिटी रहता है, किसी किसी का नहीं रहता है. किसी किसी में सेल्फ एस्टीम, पीपल वैरी इन देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस. सबका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है. सोशल एंड इंटरपर्सनल डिफरेंसेस क्या क्या हैं? सोशल स्किल यानी फ्रेंडशिप करना जल्दी, कोई कोई बहुत जल्दी सोसाइटी में घुल मिल जाता है, कोई कोई नहीं घुल मिल पाता. वो एक पर्सनैलिटी डिफरेंस होता है, वो एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है. कल्चरल सेंसिटिविटी होता है. सम इंडिविजुअल्स आर मोर अट्यून टू एन अप्रिशिएटिव ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस. कुछ लोग बहुत कल्चरल डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करते हैं, तो कुछ लोग नहीं करते हैं, टॉलरेट ही नहीं करते हैं. फिर अटैचमेंट स्टाइल, उनका किस तरीके का अटैचमेंट है उनका अपने सोसाइटी के साथ, अपने रिलेशनशिप का अटैचमेंट दूसरों के साथ कैसा रखते हैं, वो भी मैटर करता है. मोटिवेशनल डिफरेंसेस में आ जाता है हमारा पहला इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. सम पीपल आर मोटिवेटेड बाय इंटरनल डिज़ायर्स, जैसे पर्सनल ग्रोथ एंड सेटिस्फैक्शन. और कुछ लोगों को मनी, रिकॉग्निशन, इस टाइप की मटेरियल चीज़ें चाहिए होती हैं मोटिवेट होने के लिए. अचीवमेंट मोटिवेशन, डिफरेंसेस इन हाउ ड्रिवन पीपल आर टू अचीव सक्सेस और सेट एंड परस्यू एम्बिशियस गोल. कुछ लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं.
किसी किसी को अफिलिएशन एंड पावर की ज़रूरत होती है, किसी किसी को नहीं होती है। तो इस तरीके से मोटिवेशनल डिफरेंसेस होता है लोगों में। बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस कैसा होता है, जेनेटिक चेंजेस होते, जेनेटिक डिफरेंस होता है। ब्रेन फंक्शन सबका अलग होता है, किसी को ऑटिज्म होता है, किसी को डिप्रेशन होता है, किसी को नहीं होता है। हेल्थ कंडीशन, सबके अलग अलग हेल्थ कंडीशन, कोई डिसेबिलिटी से है, जूझ रहा है, किसी का क्रॉनिक इलनेस है, किसी का सेंसरी में प्रॉब्लम है, और कोई कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। लेकिन सबका अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का उनका हेल्थ, उनका जितना भी कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन, वो डिफरेंट होता है। कल्चरल एंड एनवायरमेंटल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस होता है कि डिफरेंस इन कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड सोशल प्रैक्टिसेस कैन इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो है तुम्हारा कल्चरल, तुम्हारे सराउंडिंग पे बहुत मैटर करता है। तो कुछ लोग बहुत कलेक्टिव होते हैं अप्रोच में, कुछ लोग बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। किसी को घुलना मिलना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे पीपल फ्रॉम डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में हैव डिफरेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब हम अलग 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 बैकग्राउंड से आते हैं, तो बच्चों का, कुछ बच्चे एजुकेशन पा पाते हैं, ले पाते हैं, कितने लोगों को नहीं मिलता है। जो लोग बहुत बैकग्राउंड एरिया से, उनका बैकग्राउंड मतलब बहुत बैकवर्ड एरिया से आते हैं, तो उन सब चीज़ों से भी उनका बिहेवियर एंड एटीट्यूड बहुत डिफर करता है। फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसा है, उन वजह से भी बच्चों का बहुत मेंटल ग्रोथ या फिर नहीं होना, वो सब भी उनके फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में भी मैटर करता है। वैल्यूज़ एंड बिलीव्स में आ गया, रिलीजियस बिलीव्स के वजह से सबके अलग अलग टाइप के पर्सनालिटी होती है। पॉलिटिकल व्यू सबका अलग होता है, और मोरल वैल्यू भी कितने लोगों का बहुत ही डिफरेंट होता है। फिर लास्ट है हमारा फिजिकल एंड सेंसरी डिफरेंसेस कैसे होते हैं। सेंसरी सेंसिटिविटी होता है, सम पीपल आर सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट, टच एंड साउंड, लीडिंग टू प्रेफरेंस फॉर सर्टन एनवायरनमेंट और प्रोडक्ट। किसी किसी को लाइट या कोई टच करे तो उनको पसंद नहीं है, तो उनको अलग रहना पसंद है। किसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी को भी हग कर लेते हैं, उनका इतना फ्रेंडली नेचर होता है। तो सेंसिटिविटी इसको बोलते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी में आ जाता है वेरिएशंस एंड फिजिकल एबिलिटी, लोगों के फिजिकल एबिलिटी में डिफरेंसेस, जो कि मोबिलिटी हो सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, विजुअल प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जेंडर डिफरेंसेस में आ जाता है बायोलॉजिकल सेक्स एंड जेंडर आइडेंटिटी में इन्फ्लुएंस बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड सोशल रोल्स। हमको पता है कि बॉयज़ जो होते हैं और जो गर्ल्स होते हैं, वो कितना भी कोशिश करें कि कितने भी मॉडर्न हो जाए, उनमें कुछ डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं, वो होता है उनका जेंडर डिफरेंसेस। फिर हमारा डिफरेंस है मोटर एबिलिटी। मोटर एबिलिटी में आता है हमारा स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, ये सब लोगों में मैटर करता है। हम जो बोलते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ आर सेम, सेम है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेरेब्रल थिंग, कि उनका सेरेब्रल जो उनका जो ब्रेन है, उनका जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसमें हम बोल सकते हैं कि सेम है। बट 80% जगह में हमने देखा है कि लड़कों का जो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, इट इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू वुमेन, बिकॉज वो फिजिकल भगवान ने हमें बनाया ही वैसा है। तो डिफरेंस इन मोटर एबिलिटी होता है। डिफरेंस इन अकाउंट ऑफ सेक्स, मेल्स एंड फीमेल्स में डिफरेंट फिजिकल स्ट्रेंथ, उनका फिजिकल स्ट्रेंथ, मोटर कोऑर्डिनेशन, कॉग्निटिव एबिलिटी, ये सब डिफरेंट होता है। फीमेल जो होती हैं वो उनका दे हैव वेरी फाइन मोटर स्किल्स एंड हायर इमोशनल इंटेलिजेंस एज कम्पेयर टू मेल। रेशियल डिफरेंसेस में आ जाता है हमारा फिजिकल, जिसमें और हेल्थ कंडीशन आ जाता है। फिर हमारे जितने भी रेशियल ग्रुप्स होते हैं, उन सब चीज़ों की वजह से भी हमारा काफ़ी कुछ डिफरेंसेस होता है। नेशनल डिफरेंसेस क्या है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री में वैरी इन कल्चरल नॉर्म्स। ऑफकोर्स उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल, उनका हेल्थ केयर एक्सेस, सब कुछ अलग होता है। तो उनका फिजिकल एक्टिविटी की वजह से उनका मोटर एबिलिटी भी अलग होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी डिफरेंट होता है। तो वो भी एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। नेक्स्ट है कॉजेज़ फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होती हैं। पहला है जेनेटिक फैक्टर, जैसे हमने बात किया था, जेनेटिक्स की वजह से हमारा हाइट, हमारा वेट, हमारा आई कलर, हमारा नोज़ का शेप, हमारा बॉडी का शेप, ये सब बहुत इन्फ्लुएंस होता है। हाँ, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जैसे किसी का कुछ मेंटल एबिलिटी प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम है, तो वो भी हेरिडिटरी में पास ऑन होता है। तो जेनेटिक फैक्टर की वजह से हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की वजह से होता है, कि किसी का हार्मोनल बैलेंस अलग होता है, किसी का इमोशनल रेगुलेशन अलग होता है, किसी के डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स होते हैं, जिस वजह से उनका मूड स्विंग, इंटेलिजेंस एंड मोटर स्किल्स बहुत वैरी करता है। सेक्स हार्मोन की वजह से किसका टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन जो होता है वो हाई होता है, किसी का लो होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं। फिर हेल्थ कंडीशन आ जाता है, जिसमें क्रॉनिक इलनेस, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था। तो पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर, फिर है बायोलॉजिकल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें आता है हमारा अपब्रिंगिंग, फैमिली का अपब्रिंगिंग कैसा था, कैसे उन्होंने नर्चर किया है, सपोर्ट किया है, उस वजह से बच्चों के, इंडिविजुअल्स के कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट बहुत डिफरेंट होता है। फिर उनका टाइप ऑफ एजुकेशन या कितना एक्सपोजर है उनका अपॉर्चुनिटी की तरफ, कितना उनको एक्सपोजर मिल रहा है, उसमें उनका कॉग्निटिव एबिलिटी, इंटरेस्ट और स्किल बहुत डिफर करता है उस वजह से।
फिर न्यूट्रिशन उनको कैसा मिल रहा है, बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसका ब्रेन कितना भी अच्छा हो, बट अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो वो उतना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता है, तो उस पर भी उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद हमारा आता है कल्चरल फैक्टर, जिसमें कल्चरल नॉर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल सम कल्चरल जो होते हैं वो ग्रुप हार्मनी पे प्रमोट करते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट अचीवमेंट को ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं, तो उस तरीके से लोगों का जो पर्सनालिटी होता है बहुत डिफरेंट होता है। फिर होता है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्टाइल, सबका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होता है, कोई बाइलिंगुअल होता है, कोई मल्टीलिंगुअल होता है, कोई एक ही लैंग्वेज बात कर पाता है, तो उस वजह से भी उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। फिर कल्चरल प्रैक्टिस जो वो लोग करते हैं, देन डिफरेंट कल्चर प्लेसेस वेरिंग इंपॉर्टेंट ऑन एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड आर्टिस्टिक परस्यूट। These cultural practices shape motor skills, cognitive ability, and personal interest of people. Then we have life experiences and personal choices. पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, जैसे कि ट्रॉमेटिक इवेंट में किसी ने बहुत ट्रॉमा फेस किया है, किसी ने कुछ यूनिक चैलेंज फेस किया, तो उनका पर्सनैलिटी एंड इमोशनल डेवलपमेंट उसके हिसाब से हो जाता है, तो इस वजह से लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, उनके इंटरेस्ट क्या है, कौन से एरिया में उनको इंटरेस्ट है, क्या वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो उनका पर्सनालिटी अलग होगा, जो मूवीज़ में इंटरेस्टेड है उनका पर्सनालिटी अलग होगा, तो वो हो गया हमारा लाइफ एक्सपीरियंस एंड पर्सनल चॉइसेस। फिर आता है सोशल एंड एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट, जिसमें आ जाता है हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हमारा क्या है, उसके ऊपर जैसे हेल्थ केयर, लेजर एक्टिविटी, कॉग्निटिव मोटर एबिलिटी पे हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। लोकेशंस के हिसाब से अर्बन एंड रूरल एरिया, इन दोनों में जो लोग रहते हैं उनके पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट होते हैं, तो जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से भी उनका डिफरेंट हो जाता है। टेक्नोलॉजी और मीडिया में जितने एक्सपोजर होता है, बच्चे आजकल कितने ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो गए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, हम लोग वैसे नहीं थे लेकिन आजकल के बच्चे हैं क्योंकि उनका उतना एक्सपोजर है, उस वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। फिर हमारा लर्निंग एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस, जिसमें क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट है, अर्ली चाइल्डहुड कैसा था, अगर बहुत अच्छा था या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था तो उन बच्चों का कॉग्निटिव लेवल अलग होता है, अगर नहीं था तो उनका अलग होता है। लर्निंग स्टाइल उस पर डिपेंड करता है कि बच्चों का, कुछ बच्चों का विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ लोग लिसनिंग स्किल उनका अच्छा होता है, तो ये हो गया लर्निंग एंड डेवलपमेंटल स्टेज। फिर रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज फ्रॉम रैंडम लाइफ इवेंट, जैसे एक्सीडेंट हो गया अनएक्सपेक्टेड, कुछ एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिल गई, कुछ चांस उन्होंने एनकाउंटर किया, उस वजह से भी ये चीज़ें पहले से नहीं होती हैं लेकिन सडनली हो जाती हैं, तो उस वजह से भी लोगों का जो पर्सनालिटी है, जो इंडिविजुअल उनका जो डिफरेंसेस है वो आ जाता है। फिर आता है हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होता क्या है? इंटेलिजेंस इज कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स ओवरऑल कैपेसिटी टू रीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स, लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन एंड अडेप्ट टू वेरियस सिचुएशन. It is not limited to academic or cognitive abilities, but extend to a range of functions related to practical, social and economical competence. तो इंटेलिजेंस बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, जो कि सिर्फ रीज़न, जो कि सिर्फ लर्निंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता या फिर स्कूल्स में हमारे एकेडमिक के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, वो प्रैक्टिकल, सोशल एंड इमोशनल जो हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में, उन सब चीज़ों में भी यूज़ होता है। प्लस वो एक ओवरऑल कैपेसिटी होता है रीज़न करने का, सॉल्व करने का प्रॉब्लम और नए इन्फॉर्मेशन को अडेप्ट करने का। की फीचर्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? पहला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग, डेवलपिंग द एबिलिटी टू सॉल्व टास्क एज दे ग्रो, जितना जितना ग्रो करते हैं उतना ज़्यादा टास्क को सॉल्व करना, मेमोरी इंप्रूव होना, अटेंशन और फोकस होना, और एनहांस्ड कम्युनिकेशन। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें आता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अंडरस्टैंडिंग, मतलब अपना खुद का इमोशन समझना, सेल्फ रेगुलेशन, हमारे इमोशंस को रेगुलेट करना, एम्पैथी यानी रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस, सोशल स्किल यानी नेविगेटिंग सोशल रिलेशनशिप्स या फिर कोऑपरेशन विद पीयर्स। एडेप्टिव इंटेलिजेंस में आ जाता है हमारा नए चीज़ें लर्न करना, सिचुएशन जो चेंज होती है उनके साथ अडेप्ट करना, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, उसके हिसाब से हमारे थिंकिंग को भी फ्लेक्सिबल रखना। फिर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, नेचुरल क्यूरियोसिटी लीडिंग टू आस्किंग क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोरिंग एंड एंगेजिंग इन नोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इमेजिनेटिव एक्टिविटीज़, ये सब हमारे की फीचर्स ऑफ इंटेलिजेंस। फिर हमारा लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मूविंग फ्रॉम फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, ठीक है, बहुत सारे वैरिड आइडियाज़ में हमारा सोच जाना, रीजनिंग एबिलिटी हमारा डेवलप होना, सिम्बॉलिक थिंकिंग, यूजिंग वर्ड्स और ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल इन प्ले में कुछ भी उनको सिम्बॉलिकल वे में प्ले करना क्लास में, ये हो गया हमारा लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। फिर है सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग राइट रॉन्ग, फेयरनेस एंड जस्टिस, ये सब समझना।
फिर सोशल अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग अबाउट सोशल रोल्स, नॉर्म्स एंड रिलेशनशिप, ये हो गया हमारा सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट इन इंटेलिजेंस। फिर है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी हमारा यूजिंग नॉलेज एंड स्किल्स इन एवरीडे सिचुएशंस में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो। तो इस तरीके से आप ये सब देखने के बाद हमें पता चल गया इंटेलिजेंस बोलते हैं एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन वो कितना वाइड है, कितना उसमें कितना कुछ है। उसमें हमारी लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, सोशल मोरल डेवलपमेंट है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, हमारे इमोशंस को रेगुलेट करना है, कितना कुछ है, वो सब हमारी इंटेलिजेंस में आता है। फिर है इंटेलिजेंस क्वेश्चंट एंड फॉर्मूला। इंटेलिजेंस क्वेश्चंट होता क्या है? इट्स अ मेजर ऑफ पर्सन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इन रिलेशन टू अदर्स। अपने इंटेलिजेंस को जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, वो होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चंट। इट इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग विद एन एवरेज स्कोर ऑफ 100. IQ test aim to measure a person's cognitive ability such as reasoning, problem solving, logical thinking and knowledge retention. Formula for IQ calculation दिया हुआ है. The formula for IQ has evolved over time, but the classic formula जो उसका होता है that was attributed to William Stern, जो कि IQ is equal to mental age. Mental age क्या होता है? The age level at which a person performs on an intelligent test. Example, the age at which the average person can perform the same level. And chronological age, यानी the actual age of the person in years into 100. If a person's mental age equals their chronological age, their IQ will be 100. अगर mental age is higher than CA, then IQ है वो above 100 होगा, indicating higher than average intelligence ability. Conversely, if the mental age is lower, then IQ will be below 100, indicating lower than average intelligence ability. यहाँ पे एक example दिया है. 10 years old child has the mental age of 12 years old. Their IQ would be 12 by 10 into 100, जो कि हो जाएगा 120. तो उसका IQ लेवल है 120, विच इज़ मोर देन 100, जो कि बताता है हायर देन एवरेज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. अब डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. An intelligence test is a standardized assessment designed to measure an individual's cognitive ability, including reasoning, memory, problem solving and learning capacity. Intelligent test वो टेस्ट होता है जिसमें हम लोग इंडिविजुअल की कॉग्निटिव एबिलिटी को मेजर करते हैं, जिनमें आ जाता है रीजनिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग कैपेसिटी. It evaluates a person's intellectual functioning and compares it to a norm group, typically proving an IQ score that reflects their overall cognitive ability. जैसा अभी हम एग्जाम्पल देखा, उससे हमें उनके cognitive ability का पता चलता है. इंटेलिजेंस टेस्ट आर यूज्ड इन वेरियस कंटेक्स्ट, सच एज एजुकेशन में यूज़ होता है, साइकोलॉजी में, एम्प्लॉयमेंट में, टू एसेस द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, डायग्नोजिंग कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और आइडेंटिफाई गिफ्टेडनेस. क्राइटेरिया क्या है इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए? पहला है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब द टेस्ट मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड एंड स्कोर्ड इन अ कंसिस्टेंट वे फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स, इंश्योरिंग फेयरनेस. फेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये नहीं कि आप एक सोचो आप एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत लोग आए हैं, उनके IQ लेवल टेस्ट कर रहे हो, तो उसमें से एक दो जन का टेस्ट किया और बाकी का नहीं किया. इट शुड बी फेयर. The norm group is used to set a standard for comparison, so individual results are interpreted related to population's average. फिर है reliability. The test should produce consistent result over time and across different versions. It should measure the same ability reliably in repeated test. मतलब कि जो रिलायबिलिटी है उसका सही आना चाहिए, मतलब टेस्ट का जो कंसिस्टेंस रिजल्ट है वो हर बार चेक करके हमें ये देखना चाहिए कि वो सही आ रहा है या नहीं, एंड इट शुड बी रिलायबल. ये है एक और हमारा जो क्राइटेरिया ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. फिर है वैलिडिटी. कंटेंट वैलिडिटी, मतलब द टेस्ट मस्ट मेजर वॉट इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर एंड कवर ऑल रेलिवेंट एस्पेक्ट, एग्जाम्पल मेमोरी एंड रीजनिंग, ये सब होना चाहिए. कंटेंट ये सब कवर होना चाहिए. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, मतलब द टेस्ट मस्ट मेजर द कॉग्निटिव एबिलिटी इट क्लेम्स टू एक्सेस विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर्स. कोई और आउटसाइड फैक्टर्स उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए और उस तरीके से उसको इंडिविजुअल का कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट करना होना चाहिए. Criterion related validity. The test result should correlate with others measures of intelligence or real world performance, demonstrating its relevance and accuracy. उसमें एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है. जो टेस्ट रिजल्ट है वो शुड कोरिलेट विद अदर मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस. बाकी जो मेजर्स हैं इंटेलिजेंस के, उसके साथ भी अगर उसमें भी हम लोग चेक करें तो उतना ही एक्यूरेसी आना चाहिए. फिर है फेयरनेस. द टेस्ट शुड बी फ्री फ्रॉम कल्चरल, रेशियल एंड जेंडर बायस. जो टेस्ट है वो इन सब बायस से हमेशा दूर रहना चाहिए, ensuring that all individuals regardless of background are accessed on a equal footing. फिर है comprehensiveness. The test should access multiple dimensions of intelligence, verbal, logical, spatial, memory and problem solving. हर
एस्पेक्ट को उनको कवर करना है। नॉर्म्स एंड स्कोर्स, द टेस्ट मस्ट हैव वेल एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स टू प्रोवाइड कंटेक्स्ट फॉर इंडिविजुअल स्कोर्स। मतलब जो स्कोरिंग है वो भी उनको बहुत ही अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए। इट शुड ऑफर एन ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग सिस्टम दैट अलाउज एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। फिर है एज अप्रोप्रिएटनेस, द टेस्ट शुड बी सुटेबल फॉर द स्पेसिफिक एज ग्रुप बीइंग टेस्टेड विथ टास्क दैट मैच देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड एबिलिटी। अब हम सोचो एक 20 ईयर्स का IQ लेवल चेक करेंगे, उसको हम लोग 2+2 देंगे, तो दैट इज़ नॉट अ एज अप्रोप्रिएटनेस कुछ भी क्वेश्चन या फिर कोई भी टेस्ट। उसके लिए हम उसको उसके एज के हिसाब से वो टेस्ट देंगे ताकि हम उसका IQ लेवल उसके हिसाब से चेक कर सकें। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है? टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। ये 2 टाइप के टेस्ट हैं हमारे, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट्स। इंटेलिजेंस टेस्ट आर टिपिकली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, इंडिविजुअल टेस्ट्स एंड ग्रुप टेस्ट्स. These tests can measure various aspects of intelligence, including verbal, non-verbal, reasoning, problem solving and overall cognitive functioning. तो इन 2 टेस्ट से हम ये सब कुछ टेस्ट कर सकते हैं, इन सबको हम लोग मेजर कर सकते हैं। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू 1 person एट अ टाइम। इसमें एक टाइम पे एक ही बंदे का, एक ही इंसान का इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, often by a trained examiner, किसी एक trained examiner से, and are tailored to an individual responses. These tests are detailed and provide a comprehensive assessment of a person's cognitive ability. ये एक टाइम पे एक ही जन का करते हैं, इसलिए इसको इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट बोला जाता है, और उस एक जन का ही हम लोग टेस्ट करते हैं और उससे एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट मिल जाता है उस बंदे का, उस इंसान का कॉग्निटिव एबिलिटी का। इसमें पहला टाइप है स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस स्केल, जिसमें ये टाइप है इंडिविजुअल टेस्ट का। इंडिविजुअल टेस्ट का एक टाइप है। कंपोनेंट इसमें क्या है? मेजर्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। पर्पस क्या है? ये कॉग्निटिव एबिलिटी बताता है, जैसे रीजनिंग, नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उस बंदे का क्या है। एज सुटेबल है फॉर इंडिविजुअल्स एज 2 से 85+ ईयर्स। की एरियाज क्या है? फ्लूइड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पैचुअल प्रोसेसिंग, वर्किंग मेमोरी एंड नॉलेज। तो स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस स्केल में ये सब इंक्लूडेड होते हैं, ये सब हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। इसमें एज, पर्पस, कंपोनेंट एंड की एरियाज सब कुछ बताया गया है, एंड दिस इज 1 टाइप ऑफ इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। फिर हमारा वैशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, WAIS, ये भी इट्स अ टाइप ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट। इसका कंपोनेंट क्या है? वर्बल, नॉन वर्बल सब टेस्ट सच एज वोकैबुलरी, इसमें वोकैबुलरी आ गया, इन्फॉर्मेशन, ब्लॉक डिजाइन एंड पिक्चर कंप्लीशन। पर्पस क्या है? कॉग्निटिव एबिलिटी इंक्लूडिंग वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, परपेचुअल रीजनिंग, उनका स्पीड और मेमोरी, ये सब हम लोग चेक करने के लिए WAIS यूज़ करते हैं। इसका सूटेबल एज है 16 से 90 ईयर्स। फिर है वैशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ये था WAIS, ये है WISC। इंडिविजुअल टेस्ट है ये भी, मेजर्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस सच एज सिमिलैरिटी, वोकैबुलरी, ब्लॉक डिजाइन एंड मैट्रिक्स रीजनिंग। पर्पस क्या है इसका? एक्सेस इंटेलिजेंट फंक्शनिंग इन चिल्ड्रन, प्रोवाइड डिटेल सब टेस्ट स्कोर्स। ये है हमारे 6 से 16 ईयर्स। फिर कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, KABC, ये अगेन इट्स एन इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टास्क होते हैं, जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटी एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे कर पाते हैं वो, उसके ऊपर वो लोग उनका चेक करते हैं एबिलिटी। पर्पस है फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रन पोजेस एंड यूज़ इन्फॉर्मेशन। अगर बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन मिले, उसको वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। ये सूटेबल है 3 से 18 ईयर्स के बच्चों के लिए। फिर है डिफरेंशियल एबिलिटी स्केल यानी DAS, ये भी एक इंडिविजुअल टेस्ट है। इसमें वर्बल, नॉन वर्बल जो कि सब में कॉमन है, रीजनिंग, उनका मैट्रिक्स रीजनिंग, पैटर्न कंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। मेजर कुछ स्पेसिफिक कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जैसे कि रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उस पर फोकस करता है। और ये प्राइमरली है फॉर बच्चों के लिए जिनका एज है 2.5 से 17 ईयर्स। ये थे हमारे इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब है हमारा ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है? ये डिज़ाइन क्या है? टू एडमिनिस्टर टू मेनी इंडिविजुअल्स एट द सेम टाइम, एक टाइम पे ही बहुत सारे इंडिविजुअल्स का अगर हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। इसका कितने सारे टाइप्स हैं? इसमें पहला है OLSAT, जो कि ऑटिस्ट लर्निंग स्कूल एबिलिटी टेस्ट। इंक्लूड्स वर्बल रीजनिंग जैसे एनालॉगीज, लॉजिकल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जैसे पैटर्न रिकग्निशन, स्पैटियल एबिलिटी। इसमें आ जाते हैं
टिपिकली फॉर स्टूडेंट्स इन ग्रेड्स K-12 ग्रेड्स। उसके बाद हमारा इसमें पर्पस क्या है, कॉग्निटिव एबिलिटी फॉर एजुकेशनल पर्पस सच एज आइडेंटिफाइंग गिफ्टेड स्टूडेंट, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में पता करना। तो हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे के है, किंडरगार्टन से 12, यहाँ पे है ये जो के लिखा हुआ है दैट इज किंडरगार्टन, सो किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। फिर हमारा कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट जो है COG-AT, ये मेजर करता है वर्बल, क्वांटिटेटिव एंड नॉन वर्बल रीजनिंग एबिलिटी, और ये भी है किंडरगार्टन से 12th ग्रेड के लिए। फिर है आर्मी अल्फा एंड बीटा टेस्ट, ये है हमारे ओरिजिनली फॉर मिलिट्री रिक्रूट्स जो होते हैं उनके लिए होता है, बट सिमिलर टेस्ट आर स्टिल यूज्ड फॉर लार्ज स्केल असेसमेंट। जनरली इट इज़ यूज्ड फॉर मिलिट्री रिक्रूट्स, जहाँ पे उनके फैक्चुअल नॉलेज, फिर उनके पैटर्न रिकग्निशन, पजल्स, ये सब चेक किया जाता है। ये तब डेवलप किया था कब, World War I के टाइम में, टू एसेस रिक्रूट फॉर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के लिए। फिर डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट DAT। फिर ये है हमारे प्राइमरी फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड एडल्ट्स के लिए। ये यूज़ किया जाता है करियर एंड एजुकेशनल काउंसलिंग के टाइम टू एसेस वेरियस एप्टीट्यूड एंड कॉग्निटिव एबिलिटी उनका, कि वो किस करियर के लिए सही हैं, किस करियर के लिए नहीं। फिर है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सैट जो होता है दैट इज़ फॉर टिपिकली फॉर हायर सीनियर स्टूडेंट्स एंड कॉलेज अप्लायंस college applicants. The standardized test used for college admission, though it has been critiqued as a general intelligence measure. हमने सुना है कितने जगह सैट का एग्ज़ाम है हमारा जो बोलते हैं, दैट इज़ स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये उनके जनरल इंटेलिजेंस को मेजर करता है फॉर कॉलेज एडमिशन। फिर यूजर्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट की क्या ज़रूरत है। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट। जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो क्लासीफाई करता है बच्चों को बेस्ड ऑन देयर कॉग्निटिव एबिलिटी। तो उनके कॉग्निटिव एबिलिटी के हिसाब से उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अगर पता चल जाए तो उनके कई सारे, चल भले वो जॉब हो, करियर हो, या फिर कोई भी वो एक किसी भी एक चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए उनका क्लियर एक पिक्चर मिल जाता है कि बच्चों का कॉग्निटिव एबिलिटी कैसा है। जो एजुकेटर है उसके लिए भी बहुत ईजी हो जाता है जब उनके वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जानते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, हेल्प्स इन प्लेसिंग स्टूडेंट्स इन अप्रोप्रिएट एजुकेशनल ट्रैक। जैसे मैंने बोला उनका एजुकेशनल ट्रैक जो है अप्रोप्रिएट जो उनके लिए है उसमें उनको डाल सकते हैं। एग्जाम्पल है आइडेंटिफाई स्टूडेंट हु मे नीड स्पेशल एजुकेशन। कुछ बच्चे जिनको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, वो कैसे पता चलेगा, अगर हम उनका इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। फिर एजुकेशनल गाइडेंस। क्यों चाहिए हमें इंटेलिजेंस टेस्ट, एजुकेशनल गाइडेंस के लिए। क्यों, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एजुकेशनल गाइडेंस बाय आइडेंटिफाइंग अ स्टूडेंट स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड लर्निंग स्टाइल। जब हमें उनके क्लासिफिकेशन हो जाएंगे, जब उनके एबिलिटीज़ हमें पता चल जाएंगे, उनका वीकनेस पता चल जाएगा, तो टीचर के लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि वो उनको उसी के हिसाब से गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएंगी पढ़ाते टाइम। फिर वोकेशनल गाइडेंस। जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो हेल्प करता है बच्चों का एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट जानने के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है करियर सेट करने के लिए, करियर को सिलेक्ट करने के लिए। तो अगर ये पता चल जाए तो उनके कॉग्निटिव एबिलिटी को जान जाएंगे, और जान के उनका करियर चॉइसेस जो है वो काउंसिल करने में ईजी होता है। फिर है वोकेशनल सिलेक्शन। इंटेलिजेंस टेस्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर स्पेसिफिक जॉब रोल, वोकेशनल प्रोग्राम्स के लिए। तो एम्प्लॉयर्स जो हैं एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूशन एसेस वेदर कैंडिडेट पोजेस द कॉग्निटिव एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर सर्टन प्रोफेशन और नॉट। तो एक सर्टन प्रोफेशन के लिए जिसके लिए उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, उस जॉब के लिए दे आर एप्लीकेबल और नॉट, उस चीज़ के लिए भी हमें इंटेलिजेंस टेस्ट की बहुत ज़रूरी होती है। Clinics for personal guidance. Intelligence tests are used in clinical settings to provide personal guidance, especially for individuals with learning or psychological difficulty. Of course, इंटेलिजेंस टेस्ट अगर हम लोग करते हैं तो उससे पता चल जाएगा कि सामने वाला इंसान जो है उसका लर्निंग एंड साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टी कुछ है या नहीं। अगर है तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल उनको उस तरीके से थेरेपी देने में, और क्या थेरेपी देना है वो जानने में यूज़ हो जाता है। फिर है रिसर्च। Intelligent tests are widely used in psychological, educational, and sociological research to study various aspects of cognitive function. The tests provide data that we can be used to explore factor influencing intelligence.
रिसर्च लोग भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं, अलग अलग लोगों के ऊपर कुछ एक वो लोग टेस्ट करते हैं, आईक्यू टेस्ट करते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट करते हैं, और उनको उससे काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल चीज़ें पता चलती हैं, और वही चीज़ें वो हमको प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमको बेनिफिट करता है इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए। हमारे एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंज करना है, उस डेटा को हम किस तरीके से एक्सप्लोर करें, किस तरीके से हमारे आगे की स्टडी के लिए यूज़ करें, उसके लिए यूज़ हो जाता है। फिर है डायग्नोसिंग बैकवर्डनेस। इंटेलिजेंट टेस्ट आर एसेंशियल इन डायग्नोसिंग मेंटल रिटार्डेशन एंड कॉग्निटिव डिले। जब बच्चों का किसी किसी का रिटार्डेशन होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, उनकी कॉग्निटिव प्रॉब्लम होते हैं, तो वो सब भी ज़रूरत पड़ता है जानने के लिए, क्योंकि वो जानने से क्या होता है, उसके हिसाब से बच्चों का जो गाइडेंस है, बच्चों को जो गाइडेंस दिया जाता है उसके हिसाब से दिया जाता है। और ये टेस्ट अलाउ करता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चे में क्या है, क्यों डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, क्या सपोर्ट उनको चाहिए, वो सब जानने में ईजी हो जाता है। नाउ डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट रेफर्स टू पर्सनस प्रेफरेंस। इंटरेस्ट क्या होता है? हमारा प्रेफरेंस होता है, हम किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमें क्या पसंद है। वो चाहे कोई सब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, वो कोई शो हो सकता है। तो हम जिसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं, हमें लगता है कि वो हमें मोटिवेट करता है, लगता है कि हमें वो इन्जॉयमेंट देता है, दैट इज़ अवर इंटरेस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट कितने टाइप के होते हैं? पर्सनल इंटरेस्ट, वोकेशनल इंटरेस्ट, एकेडमिक इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो हमें मोटिवेट करता है। इंटरेस्ट जो होता है वो हमें मोटिवेट करता है, और हमें उससे एक सुकून मिलता है। जब हम वो करते हैं हमें उससे बहुत ही सुकून मिलता है। persistence, people with strong interest in a subject or activity tend to engage in it longer. persistent मतलब बहुत देर तक उसके साथ इंडल्ज रहना। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग होगा तो तुम जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें काफ़ी टाइम तक, आप लॉन्गर टाइम के लिए उसके साथ कमिटमेंट कर सकते हो। क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है ऑफकोर्स हमारा क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमें उसके बारे में और जानने का मन करता है, हमें एक्सप्लोर करने का मन करता है। फोकस एंड अटेंशन, जैसे अगर मुझे मैथ्स बहुत पसंद है तो ऑफकोर्स मैं मैथ्स क्लास में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहूँगी, बहुत अटेंटिव रहूँगी। और मुझे अगर इंग्लिश नहीं पसंद है या फिर मुझे कोई और सर्टन लैंग्वेज नहीं पसंद है तो उस क्लास में मैं बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं रहूँगी। तो जो हम जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहते हैं उसमें फोकस एंड अटेंशन रहता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करता है? पहला है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हमारी पर्सनैलिटी है। पीपल हु आर मोर ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस might be drawn to creative field like art and travel, while those who are more detail oriented might develop interest in technical and scientific field. हमारा पर्सनैलिटी जैसा है हमारा करियर भी वैसा ही होता है, हम वैसे ही करियर चॉइस करते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटी, जो लोग बहुत लॉजिकल होते हैं वो लोग मैथमेटिशियंस बन जाते हैं, जो लोग नहीं होते हैं वो लिटरेचर में चले जाते हैं। तो सबका कॉग्निटिव लेवल अलग अलग होता है। इमोशनल फैक्टर, एक बंदा जो बहुत ज़्यादा पर्सन हु एक्सपीरियंस सक्सेस इन पेंटिंग और ड्राइंग में डेवलप अ स्ट्रॉन्गर इंटरेस्ट इन आर्ट। तो तुम्हारे इमोशंस भी आपके चॉइसेस के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड रहते हैं। मोटिवेशन, अ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री में परस्यू इट फॉर अ पर्सनल एन्जॉयमेंट और फॉर करियर प्रॉस्पेक्ट्स। तो अगर किसी को हिस्ट्री पसंद है, जैसे मैंने बोला मुझे मैथ्स पसंद होगा तो मैं उस पर अटेंटिव रहूँगी, तो बच्चे को अगर हिस्ट्री पसंद है तो वो उसमें अपना करियर बनाने की कोशिश कर सकता है कि वो इतना मोटिवेटेड रहता है उससे। तो ये फैक्टर्स हैं इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के। फिर आता है सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं जो हमारे इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं। जैसे पहला है कल्चरल इन्फ्लुएंस। इन सम कल्चर्स देयर मे बी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन आर्ट्स एनकरेजिंग पीपल टू डेवलप इंटरेस्ट इन क्रिएटिव परस्यूट्स। जैसे हमने देखा है कि बंगाली लोग जो होते हैं वो लोग सिंगिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर तो मैंने भी देखा है रियलिटी शोज़ में वो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, सॉन्ग्स में, उनका गाने में, उनको गाना बहुत पसंद है। तो हर कल्चर अलग अलग टाइप का होता है, तो कल्चर के हिसाब से भी लोगों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बनने लगता है। पीयर इन्फ्लुएंस, फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके भी वैसा होता है। जैसे इफ़ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंजॉय प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड इंडिविजुअल माइट डेवलप एन इंटरेस्ट इन दैट एरिया टू फिट इन। सोचो एक ग्रुप स्पोर्ट्स खेलता है, अगर कोई और एक इंडिविजुअल उनको ज्वाइन करता है उसको भी अच्छा लगने लगता है। तो पीयर इन्फ्लुएंस से भी हमारा इंटरेस्ट चेंज होता है। एजुकेशनल एनवायरनमेंट हमारा कैसा है? अगर एक स्टूडेंट को एक्सपोज किया गया है बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ, जैसे म्यूज़िक हो, साइंस हो, बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही अर्ली एज में, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा किसी पर्टिकुलर एरिया में। वो हो गया हमारा एजुकेशनल एनवायरनमेंट। फिर एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस, ये भी हमारे इंटरेस्ट के ऊपर फोकस, हमारे इंटरेस्ट को
किसी तरीके से मॉडिफाई कर सकता है। जैसे अर्ली एक्सपोजर, a child exposed to different sports, books and hobbies early in life is more likely to develop an interest in one of those areas. जिन बच्चों ने बहुत ही कम एज से किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहे, वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा उन चीज़ में इंटरेस्ट डाल सकेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस, अ चाइल्ड हु एक्सेल्स एट सॉल्विंग पजल्स और enjoys क्रिएटिंग थिंग्स में डेवलप एन इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग और डिज़ाइन। उसी तरह से मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट मरीन बायोलॉजी माइट इंस्पायर एन इंडिविजुअल टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन ओशन कंजर्वेशन एंड मरीन रिसर्च। होता है वैसा, हम टीवी देखते हैं, हम कुछ नया देख लेते हैं, हमारा इंटरेस्ट उसकी तरफ चला जाता है। दैट इज़ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। फिर आता है सोशल रीइंफोर्समेंट एंड रिवॉर्ड्स, जैसे रिकॉग्निशन एंड प्रेज। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फ्रॉम टीचर्स, पेरेंट्स और पीयर्स कैन इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ समवन परस्यूइंग एंड मेंटेनिंग एन इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा गाना गाता है क्लास में, उसको पूरा स्कूल बहुत प्रेज़ करता है, जो भी उसको देखता है बोलता है वाह तुमने कल बहुत अच्छा गाया। फिर उसकी टीचर बोलती है तुमने बहुत अच्छा गाया। तो इस तरीके से जब सोशल रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड्स मिलते हैं, प्रेज़ मिलता है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसमें बढ़ जाता है। एक्सटर्नल रिवॉर्ड, जैसे टैंजिबल रिवॉर्ड सच एज प्राइजेस, अवार्ड्स और करियर अपॉर्चुनिटीज़ कैन ऑल्सो शेप इंटरेस्ट। अ स्टूडेंट माइट डेवलप एन इंटरेस्ट इन साइंस आफ्टर रिसीविंग रिकॉग्निशन इन साइंस फेयर। सोचो वो स्कूल की तरफ से ऐसे ही चला गया था साइंस फेयर में कि हाँ ठीक है मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं जाऊँगा, लेकिन उसने देखा कि उसने जो साइंस फेयर में जो प्रोजेक्ट बनाया वो बहुत एक्सेल किया, लोगों ने उसको देखा, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज किया, तो उस तरीके से उसका धीरे धीरे हो सकता है इंटरेस्ट साइंस में आ जाए। ये हो गया हमारा सोशल रीइंफोर्समेंट एंड रिवॉर्ड। फिर आता है एक्सटर्नल एंड प्रैक्टिकल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स, सॉरी दिस इज इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड प्रैक्टिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाते हैं हमारा फाइनेंशियल कंसिडरेशन में इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू परस्यूइंग सर्टन करियर और हॉबीज दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। For example, a person may develop an interest in a career in medicine due to financial stability and job opportunity. इंटरेस्ट हो या ना हो, कभी कभी इंटरेस्ट इसलिए भी आ जाता है जब उनको पता है कि हमारे घर में कोई ब्रेड अर्नर नहीं है, हमें ही जॉब करना है, तो हमने एक सेक्टर ज्वाइन कर लिया वहाँ से पैसा कमाने के लिए। हमारा भले स्टार्टिंग में इंस्टिंक्ट था कि हम वहाँ पे रहेंगे, पैसा कमाएंगे, बट ग्रेजुअली वहाँ काम कर करके आपका अब इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो दैट इज़ इकोनॉमिक फैक्टर। देन सोशल ट्रेंड एंड ग्लोबल इवेंट्स क्या आता है, जैसे trends in society and global events can influence the popularity of certain interest, such as technology, health, or social justice. Interest in environmental sustainability has grown as a result of climate change awareness. ठीक है, तो हमें कभी उस चीज़ में इतना इंटरेस्ट था ही नहीं, लेकिन जब हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतने अवेयरनेस दिए जा रहे हैं कि क्लाइमेट इस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, उस चीज़ की प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस वजह से लोग आजकल उस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे हैं कि हमें कैसे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट रखना है कि आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो। तो दैट इज़ हमारा सोशल ट्रेंड्स एंड ग्लोबल इवेंट्स। फिर है बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर। पहला है इन्नेट टैलेंट। सम इंडिविजुअल्स में हैव जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और इन्नेट एबिलिटी दैट नेचुरली मेक देम मोर इंक्लाइन टुवर्ड सर्टन एक्टिविटी। जैसे एक पर्सन विद म्यूजिकल और मैथमेटिकल टैलेंट में डेवलप एन इंटरेस्ट इन दीज एरियाज मोर ईजिली। कभी कभी ये हमारे जेनेटिक्स में भी आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा इंटरेस्ट उसकी तरफ चला जाता है। फिर है ब्रेन केमिस्ट्री, यानी न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूड्स डोपामाइन लेवल्स एंड रिवॉर्ड सिस्टम्स इन द ब्रेन प्ले अ रोल इन इंटरेस्ट फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस। इंडिविजुअल्स हु फाइंड सर्टन टास्क रिवॉर्डिंग आर मोर लाइकली टू कंटिन्यू परस्यूइंग दोज एक्टिविटीज़। तो क्या होता है, कुछ चीज़ें जैसे गेम खेलना, बच्चे गेम खेलते हैं तो बहुत ओवर एक्टिव हो जाते हैं, अगर उसको वो बहुत इन्जॉयमेंट दे रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हायर लेवल ऑफ डोपामाइन इन देयर ब्रेन। तो डोपामाइन लेवल जिसमें उनका बढ़ता है वो उनको ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग लगने लगता है। दिस इज़ अ साइंस, देयर इज अ साइंस बिहाइंड दिस, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ब्रेन केमिस्ट्री। फिर है हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का जनरल मीनिंग क्या होता है कि वो एक टैलेंट होता है हमारा कुछ भी एक करने के लिए। इसमें सारे एरियाज़ कवर हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल हो, आर्टिस्टिक हो, फिजिकल हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी हो, इन सबको हम एप्टीट्यूड में डाल सकते हैं। Aptitude is often seen as an inherent potential for success in a particular field, and it can be developed or refined with practice and education. तो जनरली हम लोग बोल सकते हैं एप्टीट्यूड होता क्या है, जिसमें आ जाता है जनरल एप्टीट्यूड, जो कि होता है कि एक पर्सनल कैपेसिटी टू लर्न और डेवलप स्किल्स इन एरियाज लाइक लॉजिक, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज। जॉब और करियर एप्टीट्यूड हो सकता है जहाँ पे कि इंडिविजुअल का जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स सर्टन प्रोफेशन। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट जहाँ पे हमारा आ जाता है एबिलिटी या फिर पोटेंशियल इन अ सर्टन एरिया, दैट इज न्यूमेरिकल, वर्बल और स्पैटियल रीजनिंग। फिर हमारा मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड।
Aptitude refers to a person's natural ability or talent, and measuring it helps to assess a person's potential to succeed in various tasks, career और field. Aptitude जो होता है वो उनका जो एक कैपेबिलिटी, जो उनका एबिलिटी होता है वो नेचुरल एबिलिटी होता है, लेकिन उसको हम अगर एसेस करें, मेजर करें, तो वो हेल्प करता है जानने के लिए कि वो कितना सक्सीड कर सकते हैं पर्टिकुलर करियर में या फील्ड में. देर आर वेरियस टूल्स एंड टेस्ट डिजाइन टू एसेस डिफरेंट एप्टीट्यूड्स. एप्टीट्यूड्स को मेजर करने के लिए हमारे क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज, स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड मैनुअल डेक्सटेरिटी टेस्ट. लेट अस सी. पहला है एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज. Aptitude test batteries are comprehensive set of tests that measures a person's potential in various areas such as intellectual ability, reasoning and specific cognitive skill. इसमें कितने टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग. पहला है GATB, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी. Developed by US Employment Service, the GATB assesses general cognitive ability, providing insights into individuals' potential in different fields. सब टेस्ट ऑफ जीएटीबी में क्या क्या आता है? वर्बल रीजनिंग आ जाता है, उसका न्यूमेरिकल एबिलिटी देखा जाता है, स्पैटियल यानी विजुअलाइज कैसे करता है वो हर चीज़ को, उसकी एबिलिटी क्या है वो, फॉर्म परसेप्शन टेस्ट द एबिलिटी डिस्टिंग्विश बिटवीन शेप्स एंड फॉर्म्स, क्लरिकल परसेप्शन उसका कैसा है, और मोटर कोऑर्डिनेशन यानी आई हैंड कोऑर्डिनेशन कैसा है. फिर आता है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट DAT. इट इज़ नोन अनदर वेल नोन बैटरी टेस्ट यूज टू एसेस पर्सन एबिलिटी टू स्पेसिफिक एरिया. इसमें आ जाता है हमारा वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, स्पेस रिलेशन. स्पेस रिलेशन इज मेजर्स द एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स इन 3 डायमेंशंस. देन मैकेनिकल रीजनिंग इसमें एक और एड ऑन हो जाता है. फिर है हमारा स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट. स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिजाइन टू एसेस इंडिविजुअल्स एबिलिटी इन स्पेसिफिक एरिया, यूजुअली रिलेटेड टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब और स्किल. ये किसी स्पेसिफिक जॉब स्किल के लिए ही यूज़ किया जाता है. These tests measure the potential of an individual in areas that require specialized skills like clerical work, mechanical task या फिर artistic ability. इसके क्या टाइप है? पहला है क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि क्लरिकल स्पीड देखा जाता है, एक्यूरेसी देखा जाता है. फिर नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ पे कि मैकेनिकल यानी मशीनरी वर्क जो होता है उससे रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटी देखा जाता है. फिर आता है म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ पे कि पिच डिस्क्रिमिनेशन एंड रिदम रिकॉग्निशन चेक किया जाता है. ये सब कंपोनेंट्स उसमें होते हैं. फिर मैनुअल डेक्सटेरिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, द लास्ट वन. मैनुअल डेक्सटेरिटी टेस्ट measures an individual's ability to perform tasks that requires hand-eye coordination, speed and precision. This is very important. These tests are particularly useful for jobs that require fine motor skills, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होता है, जैसे टाइपिंग हो या फिर सर्जरी हो, लैब वर्क हो. इन सब चीज़ों में मैनुअल डेक्सटेरिटी एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है. इसके टाइप है Minnesota Manual Dexterity Test, a standardized test diagnosed to assess a personal ability to quickly and accurately manipulate objects with their hands. ठीक है, मैनिपुलेट करना किसी चीज़ों को हाथों से, दैट इज कॉल्ड, दैट कम्स अंडर मिनेसोटा मैनुअल डेक्सटेरिटी टेस्ट. प्रोसीजर क्या है? द टेस्ट इन्वॉल्व्स टास्क लाइक टर्निंग पेग्स और मैनिपुलेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विद अ सेट टाइम लिमिट. पर्पस क्या है? इसमें स्पीड देखा जाता है. नेक्स्ट आता है ओ'कॉनर फिंगर एंड ट्वीजर डेक्सटेरिटी टेस्ट, a test used to measure the fine motor dexterity of individual by requiring them to use a set of tweezers to manipulate small pegs and place them into holes or compartments. The test evaluates how quickly and accurately individual can pick up small objects with a tweezer and place them in a specific area. वो tweezer की मदद से छोटी छोटी चीज़ें कैसे उठाते हैं और कितने जल्दी उठाते हैं, उसमें उनका वो टाइम लिमिट चेक किया जाता है. फिर आता है Purdue Pegboard. One of the most widely used manual dexterity test, the Purdue Pegboard measures a person's ability to use their hands, fingers and arms in a coordinated manner to complete a task. ठीक है, involves inserting pegs into a board with holes using one or both hands. The test assesses both speed and accuracy. भले ही वो इंसान एक हाथ से फटाफट करे या 2 हाथ से करे, उनको देखना है कि कितने जल्दी और कितने एक्यूरेटली एक बंदा काम कर लेता है. दैट इज, एंड दिस टेस्ट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मैनुअल डेक्सटेरिटी टेस्ट. नेक्स्ट है क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी क्या होता है? हमें सबको पता है. क्रिएटिविटी होता है हम लोग कितने अच्छे तरीके से हमारा इमेजिनेशन यूज़ करके किसी चीज़ को बहुत क्रिएटिवली, इनोवेटिवली कुछ उसमें ऐड ऑन कर सकें या फिर एक्सटेंड कर सकें. तो क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल एंड वैल्यूएबल आइडियाज, सॉल्यूशंस और वर्क्स. इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इमेजिनेशन, ओरिजिनलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टू क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ नया बनाना, और टू फाइंड न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स.
तो ये हो गया हमारा क्रिएटिविटी। टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी, पहला है एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी, इन्वॉल्व्स यूजिंग क्रिएटिविटी टू एक्सप्रेस इमोशंस, आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स। एग्जाम्पल है पेंटिंग, म्यूजिक, राइटिंग, एक्टिंग। जैसे हम लोग मूवीज़ के गाने सुनते हैं, हमें गाने सुन के पता चल जाता है कि वो सैड सॉन्ग है या फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कुछ एक अच्छा सा एक बहुत ही कुछ एक रोमांटिक सॉन्ग चल रहा है या फिर कुछ एक फाइटिंग वाला जोन चल रहा है, वो हमें गाने सुन के ही पता चल जाता है। दैट इज़ एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी। फिर है इनोवेटिव क्रिएटिविटी, इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। कुछ एक एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसको और ज़्यादा इनोवेट कर देना, उसको बोलते हैं इनोवेटिव क्रिएटिविटी। जैसे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस, पहले लैंडलाइन था, अभी फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन्स, तो ये हो गया हमारा इनोवेटिव क्रिएटिविटी। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी, इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग क्रिएटिविटी टू फाइंड सोल्यूशन टू स्पेसिफिक चैलेंज और प्रॉब्लम। किसी एक प्रॉब्लम का एक बहुत ही इनोवेटिव आंसर या सोल्यूशन निकालने को हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्रिएटिव पीपल के, वो बहुत क्यूरियस होते हैं। क्रिएटिव पीपल बहुत क्यूरियस होते हैं क्योंकि उनको नई चीज़ें सीखने का मन करता है, बहुत क्वेश्चंस पूछने का मन करता है, उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी बहुत होता है, उनका इमेजिनेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, इस वजह से वो बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशंस निकाल पाते हैं। वो रिस्क टेकर्स होते हैं, इसीलिए वो अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, इस वजह से वो कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। परसिस्टेंट होते हैं, मतलब दे नेवर गिव अप ईजिली, वो कोई भी चीज़ों के लिए आराम से गिव अप नहीं करते हैं। बहुत ही ओपन माइंडेडनेस होते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चैलेंज से क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको चैलेंज करना है तो वो करते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उनका अंदर से एक मोटिवेटेड रहता है, वो अंदर से ही मोटिवेटेड रहते हैं, उनको कुछ एक्सटर्नल रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, उनका इंटरनल ही वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। प्रोसेस क्या होता है क्रिएटिविटी का, पहला है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल्स गैदर द नेसेसरी रिसोर्सेज, नॉलेज एंड इंस्पिरेशन। क्या क्या नॉलेज उसको चाहिए क्रिएटिविटी करने के लिए, पहले वो उसको गैदर करता है। उसमें आ जाता है रिसर्च करना, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में समझना, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है उसको डिफाइन करना, और फिर इंस्पिरेशन यानी एक्सपोज योरसेल्फ टू न्यू एक्सपीरियंसेस, नए नए आइडियाज़ खोजना। इसका एग्जाम्पल क्या है, अ राइटर बिगिन्स बाय रिसर्चिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स बिफोर क्राफ्टिंग अ हिस्टोरिकल फिक्शन नोवेल। अगर वो हिस्ट्री रिलेटेड कोई एक नॉवल लिख रहा है, पहले उसको रिसर्च करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लर्न करना पड़ेगा, प्रॉब्लम डिफाइन करना पड़ेगा, कैसे उसमें आइडिया अपना डालेगा, वो इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद जाके ही वो एक वेल नाइस फिक्शन नोवेल बना सकते हैं। दिस इज प्रिपरेशन। फिर आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन इज द स्टेज व्हेन आइडियाज आर प्रोसेस्ड सबकॉन्शियसली। After gathering information and defining the problem, the mind often needs time to let the ideas marinate. This stage may happen when a person is not actively focused on the problem or task. जैसे की एक्टिविटी हो गया लेटिंग आइडियाज़ रेस्ट, जो जो आइडियाज़ आपने कलेक्ट किया, दिस कुड इन्वॉल्व स्टेपिंग अवे, एंगेजिंग इन अदर एक्टिविटीज़ और सिंपली रेस्टिंग। उसको आपने कलेक्ट कर लिया आइडियाज़, आइडिया कलेक्ट करने के बाद आप बाकी चीज़ों में भले लगे रहते हैं, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में वो चीज़ चलता रहता है। सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग, during this time the brain continues to process information, often making new connections without the person being aware of it. कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे कुछ एक स्टोरी लिखना चाहते हैं, आपने सोच लिया मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा, फिर आप 2-4 दिन लेते हैं उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, आप कुछ काम कर रहे हैं घर का या फिर आप ऑफिस गए, कुछ आपने एक ऐसा चीज़ के थ्रू गए, आपको लगा अरे ये भी ऐड करने से अच्छा होगा, तो सडनली वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में वो चलता रहता है। डे ड्रीमिंग एंड एक्सप्लेनेशन, फ्री थिंकिंग और आइडल टाइम कैन लीड टू नोवल इंसाइट और आइडियाज़। और आइडियाज़ आते हैं जब आप फ्री टाइम पे आराम से बैठ के सोचते हैं। एग्जाम्पल है, एन इन्वेंटर में टेक अ वॉक और स्लीप आफ्टर ब्रेन स्टॉर्मिंग अ प्रोडक्ट आइडिया वाइल नॉट कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट द इन्वेंशन। द सबकॉन्शियस माइंड वर्क थ्रू पॉसिबल सोल्यूशन विच कुड लीड टू सडन इंसाइट। सडनली एक आपको इंसाइट आ जाता है, अरे ऐसा करने से अच्छा होगा। देन वी हैव इल्यूमिनेशन यानी इंसाइट। इल्यूमिनेशन इज दी aha movement और ब्रेक थ्रू फेज वे द क्रिएटिव आइडिया सोल्यूशन सडनली बिकम्स क्लियर। हम लोग बोलते हैं अरे वाह ऐसा करना चाहिए, तो वो जो अरे वाह वाला सिचुएशन होता है दैट इज इल्यूमिनेशन। इसकी की एक्टिविटीज़ हैं यूरेका मोमेंट, द मोमेंट व्हेन सोल्यूशन और आइडिया अपीयर्स इन योर माइंड, जैसे मैंने बताया। इंसाइट यानी रिकॉग्नाइजिंग अ न्यू कनेक्शन, कुछ एक सोल्यूशन मिल जाना, आइडिया जनरेट होता है उसके बाद। तो स्पेशली ये म्यूजिशियन में कैसे होता है, अ म्यूजिशियन में सडनली कम अप विद अ न्यू मेलोडी आफ्टर आवर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, तब उसको वो यूरेका मोमेंट मिलता है।
फिर है वेरिफिकेशन यानी इवैल्यूएशन एंड रिफाइनमेंट। यहाँ पे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि हमने जो किया क्या वो सही है, क्या उसमें हमें कुछ और डालने हैं चेंजेस, क्या उसका बजट मटेरियल सब कुछ सही है। उसको और रिफ़ाइन करते हैं, हम लोग रिफ़ाइन करते हैं ताकि उसको और ज़्यादा अच्छा कर सकें। फीडबैक लेते हैं हम लोग अपने फ्रेंड्स का, फैमिली का, हस्बैंड का, वाइफ का, बच्चों का, तो उससे और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं आइडिया को। प्रोटोटाइपिंग, इन सम केसेस क्रिएटिंग प्रोटोटाइप ऑफ ड्राफ्ट्स टू इवैल्यूएट द कॉन्सेप्ट्स फीजिबिलिटी। इसका एग्जाम्पल क्या है, एक प्रोडक्ट डिजाइनर क्रिएट्स अ प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन एन इनिशियल आइडिया एंड टेस्ट इट्स फंक्शनैलिटी। आफ्टर रिसीविंग फीडबैक दे मेक चेंजेस टू improve द डिजाइन। अ राइटर एडिट्स अ ड्राफ्ट बेस्ड ऑन फीडबैक एंड रिफाइंस देयर स्टोरी। दिस इज वेरिफिकेशन। फिर है इम्प्लीमेंटेशन। वंस वेरीफाई हो गया सब कुछ सही है, उसका इट रिक्वायर्स कमिटमेंट, फोकस एंड एग्जीक्यूशन टू टर्न द क्रिएटिव कॉन्सेप्ट इनटू रियलिटी। अब उसको हमें रियलिटी में डालना है, इम्प्लीमेंट करना है हमने जो भी आइडिया निकाले हैं। एक्शन एंड प्रोडक्शन, ब्रिंगिंग द आइडिया टू द रियल वर्ल्ड में वो आइडिया को लाना। प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करना यानी ऑर्गेनाइज करना टास्क को, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ताकि वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके। और फिर फाइनल आउटपुट, कंप्लीटिंग द प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस, आर्ट वर्क और सोल्यूशन। इसका एग्जाम्पल है एक डायरेक्टर जब फिल्म बनाता है तो उसको किस तरीके से वो जब इम्प्लीमेंट, मतलब उसको जैसे ही वो मूवी निकलती है, हम लोग जाते हैं मूवी देख के आते हैं, तो उसका सक्सेसफुल कितना हुआ उसको पता चल जाता है। फिर रिफ्लेक्शन अडेप्शन, उनको उसमें पता चलता है कि जो जितने भी हमारे व्यूअर्स होते हैं मूवी के, वो लोग अपना 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार इस तरीके से देते हैं, तो उनको पता चलता है कि उन्होंने जो सोचा था उनका कितना अच्छा काम किया। रिफ्लेक्शन एंड एडेप्टेशन, द स्टेज इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्टिंग ऑन अ क्रिएटिव प्रोसेस एंड लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। फिर उसी एक्सपीरियंस से वो सीखते हैं कि हमें नेक्स्ट मूवी में क्या गलती नहीं करनी है, हमें नेक्स्ट राइटिंग में क्या गलती नहीं करनी है। वो सब सेल्फ असेसमेंट करते हैं और मिस्टेक से सीखते हैं और फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते हैं। दिस कम्स इन रिफ्लेक्शन एंड एडेप्टेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वील कम विद द सेकेंड पार्ट सून।